ओके, वेलकम फ्रेंड्स। टाइम इज अप और हम लोग के बीच में संजय कुमार वर्मा सर आ गए हैं। ऐसे तो आज जिन सर का था उनका थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया है। तो उनके जगह पे संजय कुमार वर्मा सर ले रहे हैं फाइनेंस का। बहुत अच्छी जानकारी है इनको, संजय कुमार वर्मा सर को। तो संजय कुमार वर्मा सर हम लोग के बीच में आ चुके हैं और सर से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सर क्लास स्टार्ट किया जाए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम लोग काफी 5 मिनट से लगभग 6 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। हम लोग सर स्टार्ट करें। सर का फाइनेंस है टॉपिक, और फाइनेंस में जो कुछ अब तक पढ़ाई हुआ है एक बार सर से आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि क्या क्या अब तक बताया जा चुका है, और उसके बाद सर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ भी होगा सर बताएंगे, जो डाउट्स होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। काफी सीनियर आदमी है, सीनियर सर है, तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीजों का काफी जानकारी है सर को। जो होगा सर उसको बताएंगे ही। उम्मीद है कि क्लासेस में जो आपको डाउट्स होगा सबका क्लियर होगा। तो स्पेशल वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर यहाँ तक आने के लिए। सरफराज सर का क्लास था, सरफराज सर नहीं अटेंड कर पाया है, तो उन्हीं के बदले में ले रहे हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज सर, संजय वर्मा सर। संजय वर्मा सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बनाना शुरू करें? आवाज आ रही है ना सर की? यस सर। आर वी ऑडिबल? यस सर। हेलो, किसी का अति का जिले बताया कि क्या करना? आर वी ऑडिबल ना? अच्छा, अब तक क्या क्या सर बता चुके हैं? अब तक तो फाइनेंस में क्या क्या पढ़ाई हुआ, इसका थोड़ा सर को कुछ बताया जाए, उसके बाद सर आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई एक आदमी बताइए। हेलो, कोई एक आदमी बताइए, आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ, कितने लोग आए हैं इसमें ज्वाइन किए? जितने भी जितने भी लोग आज हमारे सेशन में ज्वाइन किए हैं, मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है और फाइनेंस आपको पढ़ाएंगे। कल भी शायद अशोक कुमार सिन्हा साहब आप लोग को फाइनेंस के विषय में पढ़ाए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अभी जो वर्तमान सिचुएशन चल रहा है कोविड का, उसमें आप लोग सभी को तमाम एहतियात जो रेलवे प्रशासन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसको पूर्णतया आप लोग फॉलो करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है।
और हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। अब हम आते हैं फाइनेंस के टॉपिक पर। फाइनेंस क्या है और फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन रेलवे में बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहली बात है कि रेलवे में 12 डिपार्टमेंट है। 12 डिपार्टमेंट में हर तरह के काम होते हैं। उसमें पीएचओडी, सीएचओडी, जेजी सारे ऑफिसर हैं। उन लोगों को काम कराना है। हर काम रेलवे बोर्ड नहीं करा सकता, इसीलिए रेलवे बोर्ड अपना पावर जो है सो जनरल मैनेजर को डेलीगेट करता है। जनरल मैनेजर अपना पावर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट, उस जो डेलीगेशन ऑफ पावर है उसी को मॉडल एसओपी बोला जाता है, जो 2018 में रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले रेलवे अपना अपना एसओपी बनाता था, शेड्यूल ऑफ पावर, लेकिन 2018 में रेलवे बोर्ड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर बनाया और सारे रेलवे में समान रूप से उस पर लागू है। तो उसके तहत हम लोग जो फाइनेंस में वर्क करते हैं, तो फाइनेंस दो तरह का होता है। एक होता है जनरल फाइनेंस, दूसरा होता है स्टोर फाइनेंस। जनरल फाइनेंस में जनरल टाइप का जितना भी मैटर है उस पर डील किया जाता है। स्टोर फाइनेंस में स्टोर से संबंधित जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है उस पर वहाँ पे विचार किया जाता है। और एक तीसरा प्रकार का फाइनेंस है कमर्शियल फाइनेंस। तो कमर्शियल फाइनेंस का काम है कि जितना भी ट्रैफिक से संबंधित रिलेटेड है या व्यापारी लोग जो सामान वगैरह बुक करते हैं पार्सल से, किसी का खो जाता है, किसी का मिसप्लेस हो जाता है, तो वह सब दावे कमर्शियल क्लेम में आते हैं। तो कमर्शियल क्लेम कहाँ होता है? ट्रैफिक अकाउंट में। जनरल फाइनेंस कहाँ होता है? हेडक्वार्टर में। और पांचों डिवीजन में भी इसी तरह के जनरल फाइनेंस हर डिवीजन में सीनियर डीएफएम के अंदर में काम करता है। स्टोर फाइनेंस स्टोर अकाउंट्स ऑफिस में होता है। तो हम आपको सबसे पहले जनरल फाइनेंस के वर्क के विषय में बताएंगे। जनरल फाइनेंस में हम लोग कौन कौन सा प्रपोजल, कौन कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें फाइनेंस की अनुमति की आवश्यकता होती है। फाइनेंस की अनुमति का मतलब है कि हमारे एफएनसीओ का सहमति उसमें होना चाहिए कि ये काम आप कर लीजिए। तो उस सहमति के लिए हम लोग जो काम करते हैं उसमें पहला आइटम आता है एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना संबंध। आप लोग अगर इसको कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो ये सभी चीज जो जितना अभी हम बताएंगे वो सब रेलवे बोर्ड के सर्कुलर और रेलवे बोर्ड के ये आपके किताब में लिखा हुआ है। जो पहला काम है इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन काम हो सकता है? तो इस्टेब्लिशमेंट में पोस्ट क्रिएशन होता है, पोस्ट एक्सटेंशन होता है। पोस्ट क्रिएशन और पोस्ट एक्सटेंशन इस्टेब्लिशमेंट का क्लेम है। फिर एक इस्टेब्लिशमेंट का क्लेम क्या आता है कि बड़े बड़े ऑफिसर जो रेलवे में है वो एयर ट्रेवल करते हैं। एयर ट्रेवल करते हैं तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट मैटर में आता है। फिर और भी जो स्थापना संबंधित दावे हैं वो सब आता है एस्टेब्लिशमेंट मैटर। उसके बाद दूसरा काम है वर्ष मैटर। वर्ष का मतलब कार्य, जो कार्य हम कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस तरह का जितने भी काम हैं वो काम का वर्ष कॉन्ट्रैक्ट पर जब भी कोई डिपार्टमेंट काम कराना चाहता है तो उसमें फाइनेंस की कॉन्करेंस की आवश्यकता होती है। उसी तरह एस्टिमेट पे है,
उसी तरह टेंडर पे है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसी तरह स्टोर इंडेंट और परचेज ऑर्डर पे है। डेलीगेशन ऑफ पावर, अभी शुरू शुरू में बताया कि डेलीगेशन ऑफ पावर रेलवे बोर्ड जीएम को देता है, जीएम अपने अधीनस्थ को देता है। तो जीएम जो अपने अधीनस्थ को देता है, तो उसमें भी जैसे 2018 में मॉडल एसओपी रेलवे बोर्ड ने निकाल दिया, लेकिन बहुत सारे रेलवे के रिप्रेजेंटेशन पर या टाइम टू टाइम कुछ रेलवे बोर्ड का नया नया रूल निकलता है, तो उस मॉडल एसओपी में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो उस अमेंडमेंट को करने से पहले भी फाइनेंस की सहमति आवश्यक है। एग्जीक्यूटिव कोई भी डेलीगेशन ऑफ पावर में चेंज नहीं कर सकता है बिना अपने पीएफए और जनरल मैनेजर के अनुमोदन के। सबसे पहले कंकरेंस देगा पीएफए हमारे, और पीएफए जब कंकरेंस दे देंगे तो जनरल मैनेजर उसको स्वीकृत कर, तभी डेलीगेशन ऑफ पावर में कोई चेंज हो सकता है। उसी तरह से कमर्शियल मैटर, हाँ अभी हमने आपको मेरी आवाज आ रही है, जैसे हमने बताया कि कमर्शियल मैटर, ट्रैफिक अकाउंट में कमर्शियल मैटर डील होते हैं, ठीक है। उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज का भी मामला है। बहुत सारे रेलवे ऑफिसर जो है विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको विदेशी मुद्रा चाहिए, तो विदेशी मुद्रा भी जो उनको मिलेगा तो बिना फाइनेंस कंकरेंस के नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आता है एक मिसलेनियस प्रपोजल, जो मिसलेनियस टाइप का डिपार्टमेंटल खर्चा है, उस सब में भी जो खर्च है, तो उस सब के लिए भी फाइनेंशियल कंकरेंस की आवश्यकता होती है। ये इतने मैटर हैं जिसको फाइनेंस के दृष्टिकोण से जज किया जाता है। जज करने के बाद उस पर सहमति दी जाती है। सहमति दिए जाने के बाद ही जो है सो उस पर कोई भी डिपार्टमेंट काम करना शुरू करता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कोई प्रस्ताव बना करके भेजता है, तो प्रस्ताव बनाने से पहले एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित करता है कि हम इस प्रस्ताव को बनाने में कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का हमने इस पे पालन किया है कि नहीं किया। फाइनेंस का सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत है कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, वित्तीय औचित्य के मानक। वित्तीय औचित्य का मानक 4 तरह का होता है। एक होता है कि जो भी सक्षम अधिकारी स्वीकृत करता है जिस पैसे को, कि सपोज कर लीजिए कि हमको हमारे ऑफिस में टेबल और कुर्सी की आवश्यकता है, तो हमारा विभागाध्यक्ष जो है उसको स्वीकृत करने से पहले यह सोचता है कि ये जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि फर्नीचर हमारे पास उपलब्ध है, हम उसको हटा करके दूसरा नया फर्नीचर लाना चाहते हैं। तो विभागाध्यक्ष इस चीज को देखते हैं कि आप गलत पैसे का खर्च नहीं कीजिए। तो उसमें पहला नंबर यह दिया है कि कोई भी सक्षम अधिकारी रेलवे के निधि का खर्च उसी प्रकार करे जैसे अपना पैसा सोच विचार के खर्च करता है। तो वित्तीय औचित्य के मानक का पहला सिद्धांत यह है कि कोई भी खर्च बिना सोचे समझे नहीं कीजिए। जैसे आप अपना पैसा को खर्च करते हैं सोच समझ के, विचार के, प्लानिंग बना करके, उसी तरह से आप खर्च कीजिए। दूसरा क्या होता है कि जो सक्षम अधिकारी स्वीकृत देने में सक्षम है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं पहुंच रहा। जैसे कोई भी काम उसने सैंक्शन किया तो उसको लाभ नहीं होना चाहिए, इस तरह का है। तीसरा काम है कि पब्लिक मनी है, जो भी रेलवे के पास फंडिंग है वो फंडिंग पब्लिक मनी होता है। जितने भी टैक्स पे करते हैं वो सब सरकार के पास जाता है। कोई सामान आप खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तमाम टैक्स है। उस टैक्स का पैसा ही को पब्लिक फंड कहा जाता है।
और उसी फंड को केंद्र सरकार खर्च करने के लिए देती है। तो पब्लिक फंड का खर्च जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर सकते हैं या किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं कर सकते हैं। उसको हम तभी कर सकते हैं जब व्यय का जो राशि है, एक्सपेंडिचर एकदम नगण्य है और बहुत जरूरी है। दूसरा हम कर सकते हैं कि ऐसा खर्च जो कानूनी बाध्यताओं के लिए हमको करना पड़े। तीसरा होता है कि जो भी खर्च नियम और पॉलिसी के अधीन हो कि आप इसमें कर दीजिए, तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष समुदाय पर इस तरह का खर्च किया जा सकता है। चौथा जो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का नियम है, वह नियम है कि कोई भी अलाउंस की राशि, अलाउंसेज, आप डियरनेस अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस, तमाम तरह के अलाउंसेज हैं। उस अलाउंसेज में एक अलाउंसेज को मान लीजिए कि यात्रा भत्ता। तो यात्रा भत्ता कब मिलता है? जब सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी का ड्यूटी बुक कर देता है। तो ड्यूटी जब बुक होता है तो उस समय उस अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि जिस कर्मचारी का ड्यूटी हम बुक कर रहे हैं तो इससे उसको कोई लाभ तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि एक महीने में 10 दिन हम उसी कर्मचारी को ड्यूटी पर ड्यूटी बुक किए जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उस कर्मचारी के लिए लाभ का विषय बन गया। तो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो है इस चीज को रोकता है, इस चीज को रोकता है कि किसी भी कर्मचारी को आप लाभ पहुंचाने के लिए उसको आप ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, यात्रा भत्ता नहीं दे सकते हैं। तो ये कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का 4 नियम हम लोग जज करते हैं। हम लोग उसी के आधार पर एग्जीक्यूटिव प्रपोजल प्रस्तुत करता है और जब फाइनेंस में आता है तो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से हम लोग उसको जांचते हैं कि ये सही है या नहीं। अब एक चीज आपको बताएंगे कि जब कोई प्रस्ताव जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब आता है तो हम उसमें उसको जांचते हैं। तो जांचने का 2 नियम है। एक तो रेलवे बोर्ड के द्वारा तमाम सर्कुलर जारी किए हुए हैं। दूसरा यह है कि हम खुद उस काम की अनिवार्यता को जज करते हैं कि वाकई ये चीज जरूरी है कि नहीं। सपोज कीजिए कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से आया कि हम अपना पुराना फर्नीचर को हटा के मॉड्यूलर फर्नीचर लगाना चाहते हैं, एक नया टाइप का है और 5 लाख 10 लाख 15 लाख का वो प्रपोजल बना करके भेज दिया। अब हमारे पास जब प्रपोजल आया तो इसके लिए कोई नियम नहीं है। नियम केवल इतना बनाया हुआ है कि एडिशनल अकाउंट पर आप फर्नीचर खरीद सकते हैं और रिप्लेसमेंट अकाउंट पर खरीद सकते हैं। रिप्लेसमेंट अकाउंट पर क्या है, बदलाव के आधार पर, मैंने पुराना फर्नीचर अगर खत्म हो गया, खराब हो गया तो उसको बदल के नया ले लीजिए। एडिशनल कि हमारे पास है, हमको और अतिरिक्त चाहिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं जस्टिफिकेशन कि इस चीज को मांगने का औचित्य क्या है, औचित्य सही है कि नहीं। उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टाफ कितना है, नंबर ऑफ ऑफिसर कितना है, किसके लिए मांगा गया। तो अगर 20 आदमी है, 20 टेबल कुर्सी है, तो फिर रिक्वायरमेंट का जस्टिफिकेशन नहीं बन रहा। अगर फर्नीचर है, फर्नीचर की लाइफ 15 साल है, कोड और मैनुअल में एसेट में दिया गया है कि इसकी लाइफ 15 साल है, पता चला कि 5 साल 7 साल में उसको खराब घोषित कर रहा है, तो नहीं हो सकता, उसकी रिपेयरिंग कराइए। तो ऐसे प्रस्ताव जो होंगे उसको फाइनेंस नहीं मानता है, उसको सजेशन करता है कि आप इसको इस तरह से करा लीजिए, ये ठीक नहीं है। फिर खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा है कि नहीं। तो हमारे पास जो पैसा होता है वो हमारे पास सैलरी के द्वारा जो मिलता है उसको हम किसी एलोकेशन में नहीं रखते हैं। लेकिन रेलवे का बुक अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा है कि किसी भी पैसे को हर एलोकेशन में डाल के रखा हुआ है।
हर प्राइमरी यूनिट में डाल के रखा हुआ है। अगर आपको बुक्स का क्लास मिला होगा तो आपको एलोकेशन, प्राइमरी यूनिट, सब हेड, डिटेल हेड, ये सब की जानकारी दी गई है। तो पैसा इन्हीं सब हेड में रेलवे बोर्ड रिलीज करता है। पैसा रिलीज रेलवे बोर्ड ही करता है। ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि अब पैसा जब रिलीज करता है तो किस में रिलीज करेगा? तो दो पोर्शन होते हैं, एक रिवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रिवेन्यू में क्या होता है कि डिमांड नंबर 1 से 13 तक का जितना भी खर्च है वो हम रिवेन्यू में करते हैं। और कैपिटल में जो खर्च करते हैं वो जनरल अकाउंट्स में डिमांड नंबर 16 से लेकर डिमांड नंबर 84 तक चले जाइए। डिमांड नहीं कहिए, उसको प्लान हेड कहते हैं। डिमांड नंबर रिवेन्यू में कहा जाता है। और रिवेन्यू में जब डिमांड नंबर 1 से 13 तक खर्च होता है, वही चीज जब कैपिटल में आते हैं तो प्लान हेड हो जाता है। तो प्लान हेड 16 से लेकर 84 तक, जिसमें तमाम मदे हैं, उसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। तो उन मदों पर कैपिटल में खर्च होता है। और कैपिटल में 11 से 15, हम बोले जनरल अकाउंट्स में 16 से लेकर के 82-84 तक देखा जाता है। तो 11 से शुरू होता है प्लान हेड कैपिटल का। 11 से लेके 15 तक का जो प्लान हेड है वह आपका कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। उस प्लान हेड में जनरल अकाउंट्स का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। वो प्लान हेड केवल जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा। तो हम ये बता रहे थे कि जैसे सब हेड होता है, डिमांड नंबर 3 हो गया, सब हेड हो गया, सब हेड के बाद प्राइमरी यूनिट हो गया। प्राइमरी यूनिट में पैसा बजट अलॉटमेंट होता है, पीयू। अब पीयू क्या है कि 1 से लेके 17 तक जो पीयू होता है वो सैलरी से संबंधित है। ठीक है। और 18 से लेकर के 99 तक जो प्राइमरी यूनिट होते हैं वो एक्सपेंडिचर से संबंधित होते हैं, प्रस्ताव से। जैसे 18 पीयू जो होता है ऑफिस एक्सपेंसेस होता है। 24 पीयू जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए होता है। 28 जो होता है वो डायरेक्ट परचेज के लिए होता है, जो स्टोर खरीदता है। फिर 32 है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है, तो 32 है। और 99 जो है अदर एक्सपेंसेस है, जो है किसी भी, ये जो एलोकेशन हम बता रहे हैं आपको पीयू के विषय में बता रहे हैं या डिमांड नंबर 3 से 13 तक बता रहे हैं, यह सब अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 2 में आपको, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में आपको मिलेगा। सॉरी, फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में आपको इसकी पूरी विस्तृत डिटेल मिलेगी। तो एक छोटा छोटा हम बताए कि आपको ये चीज देखना चाहिए। उसी तरह से कैपिटल में चले आइए। तो कैपिटल में क्या है कि हम बताए अभी कि 16 से लेकर 84 तक का जो भी प्लान हेड है उसमें हम उसको करेंगे कैपिटल नेचर का वर्क मानेंगे। तो कैपिटल नेचर का वर्क क्या है? तो 16 नंबर जो है वो ट्रैफिक फैसिलिटी है, यातायात से जैसे का जो भी ट्रेन वेन का जो भी फैसिलिटी है उससे संबंधित करेंगे। 17 नंबर प्लान हेड 17, प्लान हेड 16, प्लान हेड 17 में कंप्यूटराइजेशन, जितना भी कंप्यूटराइजेशन होता है उसको प्लान हेड 17 में हम प्रपोज कर सकते हैं। प्लान हेड 18 रेलवे रिसर्च, कोई भी रिसर्च होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, वहाँ किसी तरह का रिसर्च चलता है, जैसे एसएनटी का है, इलेक्ट्रिकल का है, वहां पर तमाम तरह के रिसर्च भी होते हैं, तो वो प्लान हेड 18 में जाएगा। प्लान हेड 20 क्या है? वो रोलिंग स्टॉक, जो भी ट्रेन का चक्का है, ट्रेन का जो भी सामान है, बोगी का सामान है, पार्ट्स है, वो सब प्लान हेड 20 में रोलिंग स्टॉक में करेंगे। फिर प्लान हेड 31 है ट्रैक रिन्यूअल जैसे ट्रैक जो है उसको रिन्यू करना है। ट्रैक का लाइफ है 30 साल 35 साल लाइफ है, 30 साल 35 साल के बाद वो ट्रैक बदलने का जरूरत होता है।
तो उसको अगर हमको नया ट्रैक चाहिए तो प्लान है 31 में करेंगे। कैपिटल नेचर का ये सब खर्चा है। 32 में ब्रिज वर्क है, जैसे ब्रिज बनता है, आप देखते हुए अगर ट्रेन गुजरती है तो नदी उदी पर ब्रिज बना हुआ है, तो 32 में उसको करते हैं। सिग्नलिंग आइटम 33 में करते हैं। गला सूख रहा साला। 35 में इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, मैं गर्म पानी से पूछूंगा। उसी तरह से एमएनपी आइटम है, मशीन एंड प्लांट, वो 41 में करते हैं। प्लान हेड 41। ये जितना चीज अभी बोल रहे हैं वह आपको कैपिटल नेचर का है। प्लान हेड 42 जो है वो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट से संबंधित। अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट में या किसी वर्कशॉप का कोई खर्च है या कोई प्रस्ताव है, कैपिटल नेचर का है, तो वो प्लान हेड 42 में करेगा। उसी तरह से पैसेंजर एम्यूनिटी, रेलवे व्यावसायिक संस्थान है, अपने पैसेंजर से इनकम करता है तो उसको फैसिलिटी भी देता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाता है, शेड बनाता है, पानी लगाता है, तमाम तरह के काम आप स्टेशन पर देखे होइएगा, तो वो सब पैसेंजर एम्यूनिटी में बुक होता है। उसी तरह से स्टाफ भी रेलवे में काम करते हैं, स्टाफ एम्यूनिटी के लिए प्लान हेड 52 में काम किया जाता है। और प्लान हेड 64 जो है अदर स्पेसिफाइड वर्क होता है, जिसमें हम इसको काम कर सकते हैं। अब आपका ये कहना जरूरी हो जाता है कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये कैपिटल का है, ये डीआरएफ का है, ये डीएफ का है, ये रेलवे सेफ्टी फंड का है। ये एक कैपिटल में निर्भया फंड बनाया गया था, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उस पर फिर रेलवे ने एक सरचार्ज लगाया है निर्भया, तो उसको कैसे पहचानेंगे। फिर आरआरएस के एक नया इंट्रोड्यूस हुआ। फिर एक हेड कैपिटल में ईबीआरआईएफ को लाया गया है। ये 17-18, 16-17, 14-15, 2014-15 और 2015-16-17 में इस सबको लाया गया है, इस सब फंड के लिए। तो इन सभी फंड को हम कैसे पहचानें। तो जो कैपिटल फंड होता है उसको 20 से हम लोग मानते हैं। अगर 20 दिया हुआ है, जैसे आपका मेजर हेड हुआ, सब हेड हुआ और प्राइमरी यूनिट हुआ, तो उसी तरह से हम लोग दिखाते हैं। 20 को हम लोग कैपिटल फंड मानते हैं, 21 को हम लोग डीआरएफ मानते हैं। डीआरएफ में क्या होता है कि कोई चीज हम रिप्लेसमेंट पर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि आप इस एलोकेशन में कैपिटल नेचर का कोई भी सामान है, जैसे कोई कारखाना में बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ है, बहुत बड़ा ये लगा हुआ है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो मशीन अगर खत्म हो गया, फिर हमको दूसरा मशीन चाहिए, तो बदलाव के आधार पर चाहिए, तो हम डीआरएफ में उसको बुक करेंगे। उसको हम कैपिटल और डीएफ में नहीं बुक कर सकते। अगर कोई बुक करता है तो वहीं पर फिर फाइनेंस ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, ये काम आप डीएफ कैपिटल से नहीं कर सकते, इसको आप डीआरएफ से कीजिए। इसीलिए इन सभी तरह के प्रस्ताव की जांच फाइनेंस में की जाती है। तो फाइनेंस में जांच जो की जाती है, उसी तरह से एक मिनट हम बता दें, DF-123 कहा जाता है। कैपिटल फंड जो होता है वो 25 कहा जाता है। रेलवे सेफ्टी फंड 26 बोला जाता है उसको। DF-2 अभी बताए, डीएफ में डेवलपमेंट फंड होता है, डीएफ का मतलब। तो डीएफ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, DF-1, DF-2, DF-3 और DF-4। जो DF-1 को 23 नंबर डिनोट करते हैं, DF-2 को 33 से, DF-3 को 43 से और DF-4 को 53 से। 23, 33, 43, 53, 10-10 का अंतर पर इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। SRSF जो है, स्टेट रेलवे सेफ्टी फंड, इसको 27 से डिनोट करते हैं। निर्भया फंड को 28 से करते हैं। ईबीआरआईएफ को 84 से करते हैं। और आरआरएस के फंड है, जिसको हम 29 से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई प्रस्ताव हमारा 33 में आ गया तो हम समझ गए कि ये DF-2 में बुक किया गया है पैसा। अगर कोई हमको 29 में आ गया तो हम समझते हैं कि इसको आरआरएस के में बुक किया गया है। अगर कोई 84 में बुक किया हुआ आ गया
क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोई भी प्रपोजल बोलता है तो उसका फंडिंग कहाँ से लेगा वो बताना होता है। वो उसको बताना होता है कि इसका फंडिंग हम कहाँ से लेंगे, ये काम हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक नोमेनक्लेचर हो गया कि जो भी खर्च होता है रेवेन्यू में और एक खर्च होता है कैपिटल में। तो कैपिटल का मतलब ही होता है कि हमारा क्या कहलाता है, संपत्ति है। तो उस संपत्ति के बदलाव में, उस संपत्ति का नवीनीकरण में, उस संपत्ति के नया चीज खरीदने में जो भी खर्च होगा वो कैपिटल से होगा, पूंजी से होगा। और जो ऑफिस का खर्च है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, तमाम तरह की चीजें हैं, इस चीजों को हम रेवेन्यू से खर्च करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मामले हैं मिसलेनियस में, अभी आपको मैं तमाम डिटेल किया हूँ कि इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के प्रस्ताव, वर्ष के, एस्टिमेट के, टेंडर के, कॉन्ट्रैक्ट के, स्टोर इंडेंट आता है, परचेज ऑर्डर आता है। ये सब जो तमाम चीज बताया आपको, ये सब का प्रस्ताव फाइनेंस में आता है। फाइनेंस में रेलवे के रूल के तहत, एसओपी में प्रोविजन के तहत ये सब देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है, फाइनेंस, एज ए फाइनेंस मेंबर आप पहले सोचेंगे कि जो मेरे पास प्रस्ताव आ गया तो उसकी जांच कैसे करें। तो एक सेट नॉर्म्स है कि हमको ये चीज देखना है। तो सबसे पहला काम क्या देखना है हमको कि उस खर्च की स्वीकृति के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक अनुमोदन हमारे विभागाध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। कम से कम एसएजी लेवल से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो हम उसको वापस करते हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाए। एक वापस करने का मतलब ये होता है कि हम पीस मिल में कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, पूरा स्क्रूटनी करने के बाद एक बार ऑब्जर्वेशन देकर के हम उसको वापस करते हैं। तो पहला काम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है तो दूसरा चीज देखते हैं कि फंड है कि नहीं, क्योंकि जब तक हम कोई काम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पैसा नहीं है। और पैसा हमारे पास कैसे होगा, तो रेलवे के द्वारा, रेलवे में जितने भी प्राइमरी यूनिट बनाए गए हैं उसमें पैसा अलॉटमेंट होता है और वो पैसा सारे विभागाध्यक्ष को बांटा जाता है। जिस बांटने के काम हमारा बजट सेक्शन करता है, तो हमारे अकाउंट्स में बजट सेक्शन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेवेन्यू का अलग और कैपिटल का अलग, दोनों का रेवेन्यू अलग अलग करता है और डिवीजन का भी करता है। तो हमारा हमारा काम यह है कि देखे कि पैसा है, तो पैसा है कि नहीं, तो सही है, पैसा है, दिखा रहा है कि हमारे पास पैसा है। तो मेरा एज ए फाइनेंस स्टाफ पहला ड्यूटी बनता है कि जो एलोकेशन दिया है वो एलोकेशन प्रॉपर है या नहीं। तो सपोज कर लीजिए कि वो 03, 212 और 28 दे दिया। तो अभी आपको हम बताएं कि 28 पीयू जैसे देखेंगे हम बुझ जाएंगे कि स्टोर परचेज है, डायरेक्ट परचेज। और 312 जैसे दिया तो आप जैसे ही एलोकेशन में जाइएगा तो 12 ऑफिसर 312 ऑफिस का खर्चा है और 03 रेवेन्यू का है, डिमांड नंबर 3। लेकिन वो जो सामान मंगा रहा है वो इसमें बुक नहीं हो सकता। वो कर रहा है प्रिंटिंग के लिए और खर्च कर रहा है कि हम स्टोर को डेबिट करेंगे, नहीं होगा। अगर एलोकेशन गलत है तो हम उस पर भी ऑब्जर्व करेंगे कि एलोकेशन ये आपका सही नहीं है, इसमें पैसा भी सत्यापित किए वो सही नहीं है। और फाइनेंस का काम है कि आप सही एलोकेशन बताइए, ये नहीं कि हम लिख देंगे कि ये एलोकेशन आपका गलत है, फिर तो कहेगा कि नहीं ये एलोकेशन सही है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको बताएं कि इस एलोकेशन के बदले आप इस एलोकेशन में इसको चार्ज कीजिए और इसमें हमको फंड सर्टिफिकेशन बनाए। ठीक है, फंड अब सपोज कर लीजिए कि फंड सर्टिफिकेशन भी वो कर दिया,
तो फिर नेक्स्ट आइटम हमारा देखने का होता है कि भैया आप जो सामान मंगा रहे हैं वो रेट जो लिए हैं वो रेट कब का है। तो रेट हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट एल ए आर का मतलब होता है लास्ट एक्सेप्टेड रेट। ऐसा नहीं है कि रेलवे में वो सामान कभी खरीदा नहीं गया होगा। तो हमारे रेलवे में अगर खरीदा गया है तो उसका आप परचेज ऑर्डर की कॉपी लगा दीजिए, है ना। आप परचेज ऑर्डर की कॉपी लगाइए और उसी रेट से ले लीजिए। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि रेट आपका सही है। 1 साल पुराना होना चाहिए। ज्यादा पुराना होगा तो फिर हम लोग उसको नहीं मानेंगे फाइनेंस मेंबर से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से। तो एल होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि एग्जीक्यूटिव लिख रहा है कि देर इज माने नॉन अवेबिलिटी ऑफ एल ये पहली बार खरीदा जाता है। तो ऐसे स्थिति में उस रेट को जस्टिफाई करने के लिए हमको बजटरी कोटेशन चाहिए। तो बजटरी कोटेशन कोई रिप्यूटेड फर्म का चाहिए जो उस सामान का मैंने आपूर्ति करता है। सपोज कर लीजिए कि हमको गोदरेज का आइटम चाहिए, तो हम रेट किसी दूसरे कंपनी का लेंगे तो वो तो गोदरेज का आइटम नहीं खरीद सकते। तो हमको खरीदने के लिए गोदरेज का सामान चाहिए, तो हमको खरीदने के लिए आप गोदरेज का कोटेशन दे दीजिए या कोई परचेज ऑर्डर है लास्ट एक्सेप्टेड रेट है वो दे दीजिए। माने बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फाइनेंस में वर्क नहीं होता है, फाइनेंस में काम नहीं करते। इसका आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है। 2 मिनट बचा हुआ है सर, 2 मिनट हो जाएगा तब तक। 2 मिनट सेशन एंड हो जाएगा। तो फिर कंटिन्यू करें, अदरवाइज हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर देंगे आप बन सकते बीच में, है? बोले हाँ। तो उसमें हमारा क्या है कि हम एक एक चीज देख लेते हैं। तो हम देख लेने के बाद अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको कंकरेंस के लिए पुटअप करते हैं। तो हमारा ऑफिसर उसको भी जज करता है। हर लेवल पे जज होता है और जज होने के बाद उस पर कंकरेंस का ऑर्डर होता है। तो हम लोग सर्टेन एसओपी में लिखा हुआ है कि इसको कौन सैंक्शन करेगा। एजीएम करेंगे, जीएम करेंगे, पीएचओडी करेंगे, सीएचओडी करेंगे। तो उसके तहत उस पारा का उल्लेख कर करके हम लोग उसको सर्टेन कंडीशन के साथ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या काम होता है कि हमने प्रस्ताव की समीक्षा कर दी। इसी तरह की समीक्षा हर एक प्रस्ताव। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, नेटवर्क वाला इशू आज फिर आ रहा है, जिस वजह से वो डेटा खत्म हो गया था और दूसरा टाइम भी अप हो गया था। तो फिर से ज्वाइन करवा रहे हैं सेशन को, कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आ रही है ऑडिबल ना? हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे कि सुन रहे हैं सर। एमएनपी और आरएसपी के विषय में अभी बता रहे थे। मिसलेनियस प्रपोजल वगैरह बता दिया आपको कि रेवेन्यू में खर्च कैसे होता है और कैपिटल में हम खर्च करने के लिए कौन कौन सा एलोकेशन और किस तरह से जाए। अब इसी चीज में एक एमएनपी और आरएसपी है जो कैपिटल नेचर का वर्क है। और एमएनपी का मतलब हो गया मशीन एंड प्लांट और आरएसपी का मतलब हो गया रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। तो ये दोनों चीज जो होता है इसमें रेलवे बोर्ड ने बहुत ही सख्त नियम बनाया है। 2.5 करोड़ रुपया तक का एमएनपी जोनल रेलवे को पावर दिया, जनरल मैनेजर को, कि 2.5 करोड़ रुपया तक कोई भी मशीन और प्लांट अगर खरीद करना है तो उसको खरीदने के लिए आप जीएम से सहमति लीजिएगा। जीएम सैंक्शन करेंगे विद प्रायर फाइनेंस कंकरेंस ऑफ पीएफए। तो एक सेट नॉर्म्स है इसी रेलवे में कि जो जीएम के सैंक्शनिंग पावर में है वो जनरल मैनेजर सैंक्शन तभी करेगा जब पीएफए उसको कंकरेंस देंगे। अगर पीएफए का कंकरेंस नहीं है तो जनरल मैनेजर वो नहीं करते हैं।
ठीक है। उसी तरह से पीएचओडी सीएचओडी को पावर जो है उसको सैंक्शन करने के लिए जेजी लेवल का अकाउंट्स का ऑफिसर वो सक्षम है कंकरेंस देने के लिए। तो हमारे यहाँ रेलवे बोर्ड ने एक नॉर्म्स बना रखा है कि 1 ग्रेड लोअर ऑफिसर जो है वो फाइनेंस का होगा और एग्जीक्यूटिव का 1 ग्रेड हायर ऑफिसर होगा। जैसे एसएजी ऑफिसर है तो हमारे यहाँ का ऑफिसर जेजी रैंक का होगा। तो उसी तरह से हम कंकरेंस देते हैं। एमएनपी और आरएसपी, मशीन एंड प्लांट और रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, तो इसमें क्या होता है कि 2.5 करोड़ तक तो जो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, मेरे यहाँ कितने कारखाने हैं उसमें मशीन खरीदाता है, एक एक मशीन का कॉस्ट 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ है। एक व्हील लेथे मशीन है, जैसे हमारे यहाँ गोमो में गोमो लोको सेट है, वहाँ पे लोको का मेंटेनेंस होता है। तो व्हील लेथे एक मशीन आती है जिसकी कीमत है 7 करोड़ रुपया। तो वो जो मशीन एक क्वांटिटी है 7 करोड़ रुपया है, तो उस चीज को जोनल रेलवे के स्तर पे हम सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। हम उसको पूरा जांच करके एमएनपी के तहत प्रपोजल प्लान हेड 41 में आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एमएनपी प्लान हेड 41 में किया जाता है। तो प्लान हेड 41 में उसको प्रपोज करता है एग्जीक्यूटिव, हम लोग जस्टिफिकेशन जांचते हैं, सारा चीज देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कितना है नहीं है, या जो मशीन ऑलरेडी वहां पे उपलब्ध है वो कोडल लाइफ पार कर चुका है, रिपेयर के लायक नहीं है, ठीक है। तब उसको कंडेम करने के बाद दूसरा हम लोग प्रपोजल रेलवे बोर्ड के लिए भेजते हैं, वो भी जीएम के थ्रू जाता है, वो भी जाएगा पीएफए अप्रूव कंकरेंस जीएम अप्रूवल, और तब रेलवे बोर्ड जांचता है। उसमें रेलवे बोर्ड भी काट छांट करता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जो प्रपोजल कंकरेंस कर दिए, जीएम जो सैंक्शन कर दिया, वो रेलवे बोर्ड उसको कर भी दे। रेलवे बोर्ड उसको छांट भी सकता है, काट सकता है। फाइनल अथॉरिटी है 2.5 करोड़ से ऊपर, और 2.5 करोड़ से नीचे जनरल मैनेजर इसके लिए एम्पावर्ड है। अभी वर्तमान समय में अपेंडिक्स 2 की परीक्षा आप लोग देंगे तो फाइनेंस को उतने ही तरीके से हम बता रहे हैं जो अपेंडिक्स 2 के लिए उपयोगी है। अगर फाइनेंस को जाइएगा तो हमको लगता है कि 20 दिन भी कम पड़ेगा फाइनेंस बताने के लिए। एक एक टॉपिक पर लंबा लंबा लेक्चर देना पड़ेगा, तब जाके फाइनेंस उस पर कंक्लूड होता है। तो इन शॉर्ट अपेंडिक्स 2 परीक्षा के लिए आपका एमएनपी में आप जान लीजिए कि 2.5 करोड़ रुपया तक जीएम करता है, 2.5 करोड़ से ऊपर रेलवे बोर्ड जाता है, और रेलवे बोर्ड थ्रू जीएम जाएगा। रेलवे बोर्ड में भी जांच होती है, जांच होने के बाद एमएनपी और आरएसपी दोनों का फंड रेलवे बोर्ड रिलीज करता है। पहले के समय में क्या होता था कि पैसा मैंने हम लोग प्रपोजल भेजे और वर्क सैंक्शन हो गया, और वर्क सैंक्शन होने के बाद पैसा पिंक बुक के माध्यम से आ रहा है। पिंक बुक, तो पैसा पिंक बुक के माध्यम से है। तो 2.5 करोड़ पिंक बुक में कौन सा पैसा आता है? जो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले होते हैं जो रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसको पिंक बुक में रेलवे बोर्ड पैसा अलॉटमेंट करता है। तो ये पिछले समय की बात थी। अभी वर्तमान में क्या हो गया कि वर्क सैंक्शन होते ही उसके साथ पैसा भी भेज देता है। वर्क सैंक्शन हो गया, मान लीजिए कि एमएनपी आपका सैंक्शन हो गया 10 करोड़ रुपए का, और उसके साथ वो पैसा भी अलॉटमेंट लेटर भी भेज देता है, ताकि पैसे के अभाव में प्रोक्यूरमेंट अगर 2 साल 3 साल लंबा खिंच गया तो जो मशीन आज हम 7 करोड़ का खरीद रहे हैं वो 2 साल के बाद हमको 8 करोड़ में मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपया बचाने के लिए रेलवे बोर्ड अभी वर्तमान में कर रहा है कि सैंक्शन के साथ साथ बजट अलॉटमेंट भी दे देता है, ताकि आप इसको तुरंत से तुरंत खरीदें। ठीक है। उसी तरह से रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है। तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम में जनरल मैनेजर को कोई पावर नहीं है। रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम सारे के सारे रेलवे बोर्ड सेंट्रलाइज किए हुए हैं अपने पास। जितने भी प्रस्ताव होंगे रोलिंग स्टॉक से संबंधित, जैसे आपको हम बताए थे चक्का है, व्हील है, उसमें नट बोल्ट है, या उसमें ट्रांसफार्मर है,
तमाम तरह का चीज है, एसी का कन्वर्टर है। वो एक बोगी में, एक इंजन में जितना भी प्रकार का सामान है सब रोलिंग स्टॉक में आता है। तो उस रोलिंग स्टॉक को करने के लिए रेलवे बोर्ड को ही पावर है। जीएम के लेवल पे या उससे नीचे के अधिकारी के लेवल पर उसको पावर है ही नहीं। तो आरएसपी में रेलवे बोर्ड ने क्या किया कि दो तरह का चीज बना दिया कि एक प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम होगा, एक फाइनल वर्क्स प्रोग्राम होगा। इसी ये काम वर्ष में भी होता है। तो आरएसपी में प्रोग्राम, आरएसपी में रेलवे बोर्ड जाता है, रेलवे बोर्ड उसका जांच करता है और जांच करने के बाद रेलवे वाइज वो सबको अलॉटमेंट दे देता है कि आपका ये वर्क सैंक्शन, ये वर्क सैंक्शन, और उसके तहत रेलवे अपना अपना काम कराती है। तो ये एमएनपी और आरएसपी का एक ब्रीफ है, आपको हम बताएं। उसी में अगर रिप्लेसमेंट है तो डीआरएफ पे जाएगा। रोलिंग स्टॉक 20 में बताए थे कि रोलिंग स्टॉक का 20 से हम लोग डिवोट करते थे। तो इस तरह से हम लोग रोलिंग स्टॉक और इसको करते हैं। फाइनेंस का एक रोल क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रकार के प्रपोजल आएंगे तो हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, R4 के नाम से। R4 को आप दिमाग में रखिए तो प्रपोजल का जजमेंट कर सकते हैं। सर्कुलर वगैरह तो अलग चीज है, सर्कुलर तो देखना पड़ेगा। लेकिन R4 का मतलब होता है, पहला R से राइट एजेंसी। जो मान लीजिए कि हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं और हम पता चला स्टेशनरी के दुकान का नाम दे दिया कि हमको यहाँ से कंप्यूटर मिल जाएगा, तो वो एजेंसी सही नहीं है। कोई कंप्यूटर का ऑथराइज डीलर है, जैसे डेल है, एसर है, एचपी है, तो हमको उसके यहाँ का राइट एजेंसी का नाम चाहिए कि हम इस कंपनी का चाहेंगे। उसी तरह से राइट एजेंसी होना चाहिए, एक नंबर। दूसरा होना चाहिए कि राइट रेट होना चाहिए। अब राइट रेट कैसे होगा, तो इसका जजमेंट हम कैसे करेंगे, तो एलएआर के विषय में बताए कि लास्ट एक्सेप्टेड रेट जो होगा, तो वो परचेज ऑर्डर किसी को जारी हुआ होगा, वो परचेज ऑर्डर आप हमको दिखा दीजिए तो हम रेट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट रेट के बाद होता है राइट प्लेस। ठीक है, राइट प्लेस। अब सपोज कीजिए कि हमको कंप्यूटर हाजीपुर के लिए चाहिए 100 कंप्यूटर, लेकिन हम उसको मंगवा रहे हैं कि समस्तीपुर में आप या सोनपुर में इसको स्टॉक कीजिए, तो वो प्लेस सही नहीं है। हमको दोबारा सोनपुर से हाजीपुर लाने के लिए भाड़ा लगेगा, वो एक्सेस एक्सपेंडिचर है। और चौथा चीज है कि राइट कंसाइनी होना चाहिए। इसीलिए कहेंगे प्लेस में कहीं मंगवा लेंगे वो ठीक नहीं है। अब हमारा सामान पड़ा हुआ है, सामान का वारंटी गारंटी खत्म हो रहा है और सामान का इंस्टॉलेशन बाद में होना है, तो इसलिए कंसाइनी सही होना चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को 100 कंप्यूटर चाहिए, अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को, तो 100 कंप्यूटर के लिए एसएसओ एडमिनिस्ट्रेशन कंसाइनी होना चाहिए। ये नहीं हम कर देंगे कि सीनियर डीएफएम सोनपुर जो है कंसाइनी होगा या डिवीजन का हम किसी को कंसाइनी बना। ये 4 चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और प्रपोजल की जांच इस तरह से हम लोग बढ़िया से कर सकते हैं। ये 4 चीज अगर ठीक है तो फिर आगे रूल रेगुलेशन देख करके, एसओपी में प्रोविजन दे करके हम लोग फाइनेंस के प्रपोजल को डील करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम आपको बता रहे थे कि फाइनेंस बहुत वाइटल है, एस्टिमेट की चेकिंग है। एस्टिमेट आप लोग एक्सपेंडिचर में पढ़े हुए हैं, 7 तरह का एस्टिमेट होता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, एक होता है डिटेल एस्टिमेट, उसके बाद होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट है वो फाइनेंस की भाषा में जब भी कोई काम प्रपोज्ड होता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बना करके देना होता है। ये कैपिटल में होता है, रेवेन्यू में नहीं होता है। रेवेन्यू में वो 4 चीज जो भी आपको मैंने बताया, R4
इसी को मद्देनजर रख करके प्रपोजल बनाता है लोग, और उसमें पहले भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, फंड चाहिए, है ना, हमको LAR चाहिए और आपका जस्टिफिकेशन चाहिए। ये 4 चीज अगर रेवेन्यू में है तो हम उसको देख करके कर सकते हैं। कैपिटल में ये R4 नहीं चलता है। कैपिटल में आपका उसी तरह से आपका रिक्वायरमेंट चलता है कि रिक्वायरमेंट देखते हैं, मशीन का स्थिति देखते हैं, आपका जज करते हैं, जज करने के बाद उसको हम लोग कंकरेंस देकर जिस तरह का प्रपोजल होता है उसको उस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनेंस कंकरेंस के लिए शुरुआती दौर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन में भी डिविजनल फाइनेंस होता है, तो DRM को भी पावर दिया हुआ है और वहां के डिवीजन के ऑफिसर को भी पावर दिया हुआ है। तो जो डिवीजन के ऑफिसर को पावर है, DRM को पावर है, ADRM को पावर है, उस तरह के प्रस्ताव की जांच डिवीजन में की जाती है और उसका निस्तारा डिवीजन के द्वारा ही होता है, उससे हेडक्वार्टर को कोई मतलब नहीं। लेकिन डिवीजन का प्रस्ताव अगर हेडक्वार्टर के PHOD, CHOD, AGM, GM इनकी आवश्यकता है सैंक्शन करने की, तो डिविजनल फाइनेंस अपना मंतव्य देते हुए, कंकरेंस देते हुए उस प्रस्ताव को DRM के अप्रूवल से हेडक्वार्टर सबमिशन करने के लिए बोलता है कि इसमें GM का अप्रूवल लगेगा या इसमें PHOD का अप्रूवल लगेगा, तो इसको DRM के अनुरोध से हेडक्वार्टर अग्रसारित किया जाए। तो उस तरह का जो प्रपोजल आता है हेडक्वार्टर में डिवीजन से संबंधित, उस तरह के प्रपोजल को भी हेडक्वार्टर डील करता है। MNP हेडक्वार्टर डील करता है। RSP चूंकि GM करते हैं, हेडक्वार्टर डील हो गया। RSP हेडक्वार्टर डील करता है। ये इसमें डिवीजन का मतलब नहीं है, डिवीजन अपना प्रपोजल बना करके भेजता है। तो जो पहले के सिस्टम में एक फाइल आती थी, आजकल जो है IRPSM इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक डेवलप किया गया है 2017-18 में। उसके बाद अक्टूबर 2017 में इसको किया गया था। तो IPRSM पर अब प्रपोजल डाला जाता है और हम लोग उसी साइट पर जाकर के, उसी साइट पर उसको जांच करके अपने PFA से, FNCO से अप्रूवल ले करके उसी साइट पर अपना कंकरेंस या अपना ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं और डालने के बाद उसका डिस्पोजल कर देते हैं। अगर हम सहमत हैं तो कंकरेंस लेटर डाल देंगे, अगर असहमत हैं, ऊपर से अप्रूवल नहीं मिला, तो ऑब्जर्वेशन लेटर डाल करके उसको लौटा देते हैं। ये IPRSM पर अब ये प्रपोजल मिला है। अभी वर्तमान में E-ऑफिस आ गया। E-ऑफिस में जितने भी मिसलेनियस प्रपोजल होते हैं वो भी पहले फाइल के थ्रू से आते थे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि वो E-ऑफिस के थ्रू आता है हमारे पास फाइल, और E-ऑफिस में हम लोग उसको जांच करके अपना एक इंटरनल फाइल बनाते हैं। इंटरनल फाइल बना करके उसमें अप्रूवल लेते हैं और जो अप्रूवल मिलता है उसका चिट्ठी बना करके हम लोग एग्जीक्यूटिव के फाइल पर पोस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को ये पता नहीं चलता है कि हमारे डिपार्टमेंट में इस पर क्या प्रक्रिया की गई। उसको सीधे के सीधे केवल चिट्ठी मिलता है, या तो ऑब्जर्वेशन का लेटर मिलता है या फिर कंकरेंस का लेटर मिलता है, जैसा भी अप्रूवल हमारे सक्षम अधिकारी करते हैं। तो उस चीज को हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं। तो डिविजनल फाइनेंस का भी रोल उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि हेडक्वार्टर का है। उसी तरह से स्टोर अकाउंट्स आप चले जाइए, स्टोर अकाउंट्स में भी फाइनेंस है। वहां पर जितने भी इंडेंट हैं, जितने भी परचेज ऑर्डर हैं, यानी स्टोर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं वो स्टोर फाइनेंस चेक करता है, स्टोर फाइनेंस देखता है। वो जनरल फाइनेंस का मैटर नहीं है। उसी तरह से आपको हमने बताया कि कमर्शियल फाइनेंस होता है। तो कमर्शियल फाइनेंस में कमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी प्रकार के दावे हैं, उन दावों को केवल जो एडवोकेट अपॉइंट है रेलवे की तरफ से, उनको जो रिम्यूनरेशन हम लोग देते हैं, उनको उनका पेमेंट जनरल फाइनेंस में जांच किया जाता है और जनरल फाइनेंस उसको जांच करके उसका पेमेंट रिलीज करता है।
ठीक है। तो इस तरह से फाइनेंस का रोल है एस्टिमेट में। तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर का वर्क हो, डीआरएफ हो, डीएफ1 हो, डीएफ2 हो, डीएफ3 हो, एसआरएसएफ हो, आरआरएसके हो, आईबीआर आईएफ हो, किसी भी तरह के फंड में हमने प्रपोजल को चार्ज करके एग्जीक्यूटिव बनाता है, उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसको अगर हम सैंक्शन करते हैं, कॉन्फ्रेंस देते हैं, तो वो प्रपोजल आगे बढ़ता है, आगे जा करके रेलवे स्तर पर उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये फाइनेंस का रोल है। तो उस समय एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। जब एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट सैंक्शन हो जाता है रेलवे बोर्ड, सपोज कीजिए कि 2.5 करोड़ से ऊपर का है, तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑलरेडी रेलवे बोर्ड हो गया, तो रेलवे बोर्ड सैंक्शन करता है, और सैंक्शन करने के बाद वर्क आ गया, फिर जोनल रेलवे के पास में आप काम कराइए, फंड भी दे देता है तुरंत में, तो आप काम इनिशिएट कीजिए। अब जैसे ही वर्क इनिशिएट होगा तो प्रोग्रेस उसका देता रहता है। तो अभी क्या है कि पैसा किसमें देगा रेलवे बोर्ड? पिंक बुक में। 2.5 करोड़ से नीचे का जो पैसा आएगा वो किसमें आएगा? ग्रीन बुक कहलाता है। वो ग्रीन बुक जो है सो जनरल मैनेजर अपने यहाँ बनवाते हैं, और 2.5 करोड़ के जितने भी वर्क सैंक्शन होते हैं वो डिवीजन वाइज उसका पैसा वो रेलवे बोर्ड उसको, अब 2.5 करोड़ से नीचे का पैसा रेलवे बोर्ड देता है, जनरल मैनेजर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरल मैनेजर के पास 5 डिवीजन है, वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो सबको जितना जितना भी वर्क है उसके प्रोपोर्शनेट जनरल मैनेजर अपना पैसा जो जितना भी वर्क सैंक्शन किया है उसको बांट देता है, उसको कर देता है। तो पिंक बुक और ग्रीन बुक भी आप जान लिए। अब क्या होता है कि आप एस्टिमेट बना, काम शुरू हुआ, और पता चला कि इस एस्टिमेट में ये चीज तो छूट गया था, ये चीज और चाहिए, तो ये चीज चाहिए तो कैसे होगा? अपने मन से नहीं कर लेगा, तो फिर अब एस्टिमेट रिवाइज होता है। एस्टिमेट रिवाइज होता है, तो अब ये चीज चाहिए, नया आइटम है, तो हम अपने मन से नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट सैंक्शन हो चुका है। तब उसको सैंक्शन होने के बाद डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टिमेट पर काम शुरू हो जाता है, और जब पता चलता है काम के दरमियान कि ये एलिमेंट छूट गया था, तो उसके लिए फिर हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। रिवाइज एस्टिमेट बनाने से पहले हम लोगों को वेरिएशन करना होता है। वेरिएशन क्या होता है? 2 तरह का वेरिएशन होता है। अदर देन प्राइस एस्केलेशन होता है वेरिएशन, और मैंने प्राइस एस्केलेशन आपको कर दिए, तो किस तरह से हुआ? प्राइस एस्केलेशन बढ़ने के कारण हो गया कि अदर देन प्राइस एस्केलेशन? तो अदर देन प्राइस एस्केलेशन है, तो एक रेलवे बोर्ड ने अपना एक रूल सेट किया है कि आप एसओपी में भी इसका जिक्र है। वेरिएशन में एसओपी पार्ट ए में आप अगर देखेंगे पारा नंबर 9, तो वो उसमें वेरिएशन के विषय में दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे हुआ उसको उस तरह से डील करते हैं, उस पारा के तहत डील करते हैं। और चूंकि वर्क का पार्ट है, छूट गया, तो उसको हम लोग फिर उसी तरह से जांच करके उसका एक्सेप्टेंस देते हैं। एस्टिमेट इस तरह से बनता है। उसी तरह से आप मान लीजिए कि कोई बच्चा पोस्ट क्रिएट करना है, एस्टेब्लिशमेंट मैटर में डील होगा, तो उसका औचित्य देखते हैं। अच्छा, वर्क पोस्ट कैसे क्रिएट हो? पैसा हर चीज में चाहिए, तो जो भी एस्टिमेट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो बनता है सैंक्शन होने के लिए, चाहे जीएम के पास जाए या रेलवे बोर्ड के पास जाए, तो उसमें डीएनजी चार्जेस, डायरेक्ट एंड जनरल चार्जेस का प्रोविजन रखा जाता है। तो रेलवे बोर्ड का एक चीज मार्च 2020 की एक चिट्ठी है, उस चिट्ठी में उसने डीएनजी चार्जेस को रिवाइज किया है, और रिवाइज करने के बाद हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटल डीएनजी चार्जेस रखा है। तो एमएनपी के मामले में 4.99% के हिसाब से डीएनजी चार्जेज आप लीजिए, और वर्ष के मैटर में कहीं कहीं पर 9% है, कहीं 9.49% है, कहीं 10.19% है, 19 वर्ष के ऊपर वो डिपेंड किया। तो ये जो डीएनजी चार्जेज हम लोगों ने प्रोविजन दिया, पूरे एस्टिमेट का जो टोटल है
एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 4.99% लगे एमएनपी में। वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के मामले में 9% है या 9.19% है या 9.149% या 10 जो भी है, तो उसमें डीएनजी चार्जेस हम जब लेते हैं तो वो जो पैसा सैंक्शन हो जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो उस पैसे में 50% गस्टेड पोस्ट क्रिएट होता है और 50% नॉन गस्टेड पोस्ट क्रिएट होता है। दोनों पैसा को बाइफरकेट करते हैं। अभी रेलवे बोर्ड की नई गाइडलाइन आई है कि हम जो है स्पोर्ट्स के लिए भी चार्ज लेंगे, तो 0.5% के हिसाब से एस्टिमेट में स्पोर्ट्स चार्जेस के लिए भी किया जाता है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल के लिए भी लगाया गया है 1% के हिसाब से। आप उसी डीएनजी चार्जेस में उसको शामिल कीजिए, क्योंकि अभी तक जो IPRSM का पोर्टल है उसमें इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं हो रहा है। तो रेलवे बोर्ड बोला कि जो डीएनजी चार्जेज आप करते हैं उसमें आप 1% इन्वायरमेंटल चार्जेस रखिए, 0.5% स्पोर्ट्स चार्जेस रखिए और 0.25% जो है RPF पर्सनल के लिए प्रोविजन कीजिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ये 3 तरह का डीएनजी चार्जेस इसमें शामिल कीजिए और तब आप डीएनजी चार्जेस लीजिए। और ये 3 चीज का पैसा अलग रहेगा, इसको आप खर्च नहीं कर सकते। हाँ, जितना आप एस्टेब्लिशमेंट चार्ज के लिए डीएनजी चार्जेस आप किए हैं, उस डीएनजी चार्जेस में आप 50% पैसा आप रखेंगे नॉन गस्टेड के लिए और 50% रखेंगे गस्टेड के लिए। तो ये जो पैसा एक एस्टिमेट में रहा, उसके तहत उसका काम करने के लिए लोग वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी पैसे से वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट होगा। वर्क चार्ज पोस्ट जब क्रिएट होगा तो उसकी सैलरी जो बनेगी उसी एस्टिमेट को चार्ज होगा। अगर जहां पे उस एस्टिमेट को चार्ज नहीं होती है तो ये रॉन्ग एलोकेशन है। तो हमारा जो जिस समय ROR बनता है वो गलत दिखेगा, वो सही नहीं दिखेगा। तो वो सही नहीं दिखेगा। तो इसलिए सारा चीज लिंक है और इसको हम उसी तरह से जांचने की जरूरत है। उसी तरह से रेवेन्यू का भी जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्क चार्ज का पोस्ट होता है तो नॉन गस्टेड के मामले में एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे अप्रैल से लेकर मार्च के बाद फिर जैसे अप्रैल आएगा उस पोस्ट की करेंसी खत्म हो गई, फिर आपको एक्सटेंशन चाहिए। जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आप उसको सैलरी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। गस्टेड के मामले में क्या होता है, गस्टेड के मामले में जुलाई से जून चलता है, 12 महीने के लिए उसका भी होता है, फिर उसका एक्सटेंशन होता है। तभी रेलवे बोर्ड एक सर्कुलर दिया है कि जो पोस्ट 1/1/2015 से पहले क्रिएट हो चुके हैं, एक्सटेंशन उसी का आप देंगे। और 1/1/2015 के बाद के जितने भी पोस्ट क्रिएट हुए हैं उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ, उसको डिपार्टमेंट को बोला कि आप इसको समाप्त कीजिए धीरे धीरे। तो उस तरह से जो भी रूल रेगुलेशन आता है, फाइनेंस का प्राइमरी ड्यूटी है कि रूल रेगुलेशन के तहत हम हर प्रस्ताव को देखें और एग्जीक्यूटिव को सजेशन दें। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर नाम रखा गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर, हम उसको एडवाइस करते हैं कि ये गलत है, ये सही है, आप इसको जाइए कीजिए, इसको नहीं कीजिए। और फाइनेंस के ओपिनियन के अनुसार ही एग्जीक्यूटिव उस काम को करता है। अगर कोई काम को, बहुत सारे काम, मैं अभी फाइनेंस सेक्शन में ही कार्यरत हूँ, तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव है जिसको एग्जीक्यूटिव ने 8 बार मेरे पास भेजा, तमाम जस्टिफिकेशन देके, तमाम क्लैरिफिकेशन देके, लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये वर्क जो है सो इसमें संभव नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड रूल नहीं है और ये सेट नॉर्म्स नहीं है, इसको आप इस तरह से प्रपोज कीजिए, ये इस काम में क्लब नहीं हो सकता है। और लास्टली जो है सो उसको मानना पड़ा
कि वो उस काम को उसमें कलम नहीं कर सकते। फिर वो दूसरे तरह से जिस तरह से हम लोग बताए तो उस तरह से काम तो वाइटल रोल है फाइनेंस का। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर में भी फाइनेंस का रोल है। कोई प्रस्ताव कोई एस्टिमेट करोड़ों करोड़ों का एस्टिमेट आता है, उस एस्टिमेट में हम लोग नॉन टेक्निकल आदमी हैं और जो चीफ इंजीनियर से प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर से चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सैंक्शन हो गया था अप्रूव्ड हो गया आता है, उस एस्टिमेट की जांच करते हैं और इस एस्टिमेट में कमी निकालते हैं कि इतना परसेंटेज आपने ज्यादा लिया, यहाँ पर रेट भी ज्यादा है, यहाँ पर ये है। और 5 करोड़ 7 करोड़ का प्रपोजल को जांचने के बाद हम लोग 3 करोड़ 3.5 करोड़ बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव उसको मानता है। तो नियमों को देखना हमारा काम है। नियमों को देख करके हम लोग फाइनेंस के प्रपोजल को करते हैं और इस तरह से फाइनेंस में हर चीज डील होता है। तो हमको लगता है कि फाइनेंस पर एक ब्रीफ हमने देने का कोशिश किया है। आपके मैंने परीक्षा के उद्देश्य से अगर इसको अपने बड़े बहुत अच्छे ढंग से मनन किया हो और फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 को देखेंगे तो सारा एजुकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अपेंडिक्स 2 का किताब में जो फाइनेंस का डिटेल दिया हुआ है या जीआरपी की किताब में फाइनेंस के विषय में दिया गया है उसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो निश्चित रूप से अपेंडिक्स 2 में सफलता प्राप्त कीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कहना ना फाइनेंशियल प्रायोरिटी एस्टिमेट ये सब इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट, अब ये तो फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है, एस्टिमेट कितने तरह का, इसमें भी तमाम तरह है, हम बता सकते हैं, लेकिन ये अभी मेरा विषय नहीं है। लेकिन फाइनेंस के बारे में यही चीज है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी ध्यान से आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद है। और एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि कोविड के विषम परिस्थिति में आप अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें और पढ़ाई भी निरंतर जारी रखें। वर्क प्लेस पर भी सावधानी से आए और सावधानी से जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बहुमूल्य समय धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमको लगता है जो आप लोग एलोकेशन वगैरह का जो जिक्र कर रहे थे बहुत निचोड़ में सर ने फाइनेंस का बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छे ढंग से बताया और हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना अच्छे से सर का क्लास होगा। और स्पेशल थैंक्स है अशोक सर का कि जो भी क्लास नहीं ले पाए, सलमान सर का, इस वजह से क्लास बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बताइए सर। R4 वाला है सर, एक बार हम थोड़ा सा और बोल देते सर, सही से हम नहीं सुन पाए थे। R4 ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है, हमने इजाद किया फाइनेंस में। ठीक है जी। राइट एजेंसी 1 नंबर, राइट एजेंसी एक जी, राइट रेट जी, हाँ राइट प्लेस, हाँ प्लेस, ठीक है जी सर। राइट कंसाइन, कंसर्निंग, जो सामान रिसीव करेंगे, कंसाइनिंग, कंसाइनिंग, अच्छा कंसाइनिंग। ये एक 4 फंडा है जिसको हम लोग जो है मन में रखते हैं कि ये सब चीज देखना है। उसके पहले भी हम आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रपोजल आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अनुमोदन होना चाहिए, फंड की अवेलेबिलिटी उसमें सत्यापित होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट एक्सेप्टेड रेट का डिफरेंस होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो बजटरी कोटेशन लगा होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और बोलेंगे कि अगर फाइनेंस में कोई अधिकारी या कोई डिपार्टमेंट ये प्रस्ताव देता है कि हमको गोदरेज का सामान चाहिए, तो गोदरेज का सामान देने के लिए उसको पीएससी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पीएससी सर्टिफिकेट, पीएससी का मतलब है प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट एसएससी लेवल का ऑफिसर देता है तो वो गोदरेज का सामान खरीद सकता है। ठीक है, नहीं तो गोदरेज, नहीं तो गोदरेज और सिमिलर लिखेगा। किसी खास एजेंसी से अगर उसको खरीदना है और एजेंसी का नाम दिया कि हम इसी एजेंसी से खरीदेंगे तो उसको पीएससी देना होगा। ठीक है,
सर उस सर्टिफिकेट में एक्चुअली सर लिखा क्या रहता है सर? पीएससी सर्टिफिकेट जो होता है सर, वो एक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब यस फॉर्मेट है सर। रेलवे बोर्ड का, और उसमें 2 लाख रुपया तक जो है 2 लाख से ऊपर एचओडी करते हैं, एसएजी ऑफिसर करते हैं, जिस तरह का पैसा होता है उसके हिसाब से लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो उस लेवल के अधिकारी का उस पर सर्टिफिकेशन होगा, तभी जाकर के वो स्पेसिफिक कंपनी या स्पेसिफिक मटेरियल खरीद सकता है। नहीं तो हम लोग जो है उसको लिख के देते हैं कि गोदरेज और शिमला, इस तरह से देते हैं, तब उस पर पीएससी नहीं लगेगा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? और कुछ डाउट्स रह गया क्या? चलिए, आप 11 लोगों का धन्यवाद। सेकंड दोबारा जो कंटिन्यू हुआ सेशन, रिज्यूम हुआ, उसमें आप लोग 11 लोग ही आ पाए। पहले 32-33 लोग थे, लेकिन इस जो सेकंड सेशन था उसमें मतलब सेकंड बार जो ज्वाइन कराया, रिज्यूम कराया, उसमें ज्यादा फायदा हो पाया होगा लोगों को। कुछ ज्यादा ही सर बताया डिटेल में, और प्रैक्टिकल नॉलेज बताया। सबको काफी नॉलेज है, 1 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट का, और आप इस एज में सर से एक्सपीरियंस ले रहे हैं स्पेशल, मतलब आप लोग गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ये इनका अपना, क्योंकि स्पेशल कभी भी आप पूछ कर ऐसे तो पूछने के तो बताएंगे ही, बट स्पेशल इनका जितना साल का एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का, तो एक निचोड़ में आपको बता दिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बाकी कुछ सुन ले रहे हैं, तो स्पेशल थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ सवाल होगा तो आप मतलब सर से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, सर बताएंगे, जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सेकंड सेशन में। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सेशन एंड कर रहे हैं।